वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 3 लेक्चर नंबर 3। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हमने अभी तक वेव्स जो हैं उनको कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है और जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हम कर सकते थे हमने वो अभी तक कर लिए हैं। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए मूव करते हैं। ओके सो अब चूंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं तो मैं अब रिवाइज नहीं करवाऊंगा, बल्कि हम डायरेक्ट जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, इफ अ बॉडी, जस्ट अ मिनट, ओके, इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमारे पास एक बॉडी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। मसीरा नूर ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। चलें देखते हैं क्या बनता है। completes इस वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। जी, तो वो जो वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट कर रही है वो 2 सेकेंड्स में, इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड्स है। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी, जी, तो इसका आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली ए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फाइन, और 1/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.5। अब चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्स, तो 0.5 हर्ट्स। मसीरा नूर ने ऑलरेडी जो है वो इसका आंसर दे दिया। ओके फाइन, क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके आगे चलते हैं। ओके एमसीक्यूज नंबर 2 है, ओके, 360 वेव्स। तो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो 360 हैं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर, किसी पॉइंट में से पास हो रही हैं रिवर के, इन 1 आवर। जी, टाइम जो है वो आपको दे दिया 1 आवर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? अगर आप 60 को मल्टीप्लाई करें, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ वेव। सो वी नो दैट कि टाइम पीरियड जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली अ नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, फाइन। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि टाइम पीरियड जो है दैट विल बी, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाय t। ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका भी है कि आप अगर हम इस तरह कर लें, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम पहले डायरेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें। पहले फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे टाइम जो है वो दे दिया गया 1 आवर, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है हमारे पास? 360, और टाइम कितना होगा हमारे पास? 3600। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 360 ओवर 3600। ओके, सो वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ, टाइम इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/f क्या होगा? 3600 ऊपर चला जाएगा और 360 नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, 360। तो जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 सेकेंड्स जो है वो हमारा क्या है? राइट आंसर। नो, 0.1 सेकेंड नहीं है, 10 सेकेंड्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। ओके, वो जो आप 0.1 कह रहे हैं, वो 0.1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है। यहां पे हमसे जो पूछा गया है टाइम पीरियड पूछा गया। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ अ रिपल टैंक इज 0.5 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड हमें जो है वो दे दिया गया है 0.5 सेकेंड्स। वाटर वेव्स इन रिपल टैंक है स्पीड, स्पीड जो है वो भी हमें दे दी गई दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। एंड एम्पलीट्यूड भी हमें दे दिया गया है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, पूछा क्या गया हमसे? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी।
तो हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इस जो MCQs में ये दोनों चीज़ें डिस्ट्रैक्टर हैं, मतलब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हम सिंपली जो है कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0.5 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/5। ओके, तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 हर्ट्ज़ जो है वो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने मसीरा, दिस वन डी का जो है वो 2 हर्ट्ज़ है। जी शर्जील आपने भी ठीक बताया, 3 का डी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यस, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं? एक्सरेज, चूंकि लाइट वेव्स हैं तो ये ट्रांसफर्स इन नेचर होती है, यानी ट्रांसवर्स वेव है। लाइट इटसेल्फ ट्रांसवर्स वेव है, स्ट्रिंग वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है, लेकिन साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो जी मसीरा नूर ने बता दिया है, दैट इज़ डी। शर्जील ने भी बता दिया है, 4th का डी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। जी, हमने ये डिस्कस किया हुआ है पहले कि आपको पता है कि जो डीप वाटर होता है वहाँ पे जो हमारी स्पीड होती है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है, और वेवलेंथ जो है वो भी इंक्रीज़ करती है। लेकिन शैलो वाटर जो है जहाँ पे स्पीड हमारी डिक्रीज़ करती है और वेवलेंथ भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव इंक्रीजेस, टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस, वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव इंक्रीजेस। जी मसीरा नूर ने बता दिया 5 का सी, शर्जील ने भी बता दिया जी, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स जो है वो क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है कि स्पीड जो है शैलो वाटर में क्या होती है, कम हो जाती है। इसका सही राइट ऑप्शन जो है वो सी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। 6 है कि लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज। डीप वैलीज आपको पता है कि इस तरह से हमारे पास जो माउंटेन्स होती हैं उनके दरमियान में जो इस तरह का रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। तो जो हमारे पास लिसनिंग, हम रेडियो वेव्स को सुन पाते हैं ये इन वैलीज के अंदर, उसकी रीज़न क्या होती है, कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन। आप इसके सिंपल से एग्जांपल ले लें कि अगर आप बात कर रहे हैं और कमरे के बाहर एक शख्स खड़ा है जो कि दीवार के उस तरफ है, तो उसको आवाज़ किस तरह से जाती है। तो इसका जो फिनोमेना होता है दैट इज़ बेंडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टैकल्स। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टैकल्स क्या होता है, दैट इज़ यस, दैट इज़ डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये आपने याद रखना है कि माउंटेन्स में जो आपको रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो सुनाई दे जाती है, उसकी रीज़न है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जी मसीरा नूर ठीक है, शर्जील ने बता दिया। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसवर्स वेव्स। जी आपने बताना है कि इन सब में ट्रांसवर्स वेव कौन सी हैं। तो हमें पता है कि एक्स रेज क्योंकि लाइट की फॉर्म है तो ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लाइट इटसेल्फ ट्रांसवर्स वेव है, स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव है, तो ऑल ऑफ दीज। ओके, 7 का ए नहीं है बल्कि इसका ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ये सारी की सारी जी ऑल ऑफ दीज, शर्जील एंड मसीरा दोनों ने बता दी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, कि सारी वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर्स इन नेचर हैं। ओके, आगे चलते हैं। सुनामीज आर मोस्ट ऑफन जनरेटेड बाय। अच्छा, इसको इंक्लूड करने का मकसद ये था, है तो ये फॉर्मेटिव, लेकिन चले हम इसको कर लेते हैं अगर ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो सुनामीज जो हैं, जो समुंदर में जो बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं उनको सुनामीज कहा जाता है। और सुनामीज की जो मेजर रीज़न है दैट इज़ अंडर सी अर्थक्वेक। बस इसको याद कर लें, है ये फॉर्मेटिव, उम्मीद है कि इसमें से नहीं आएगा MCQs। जी 8 का सी मसीरा ने बता दिया। ओके, तो ये वैसे आएगा नहीं, लेकिन चूंकि हमारे एक्सरसाइज में है तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया कि हम इसको देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ अर्थक्वेक। ओके जी शर्जील।
वेव्स ट्रांसफ़र, जी ये बताने की ज़रूरत है मुझे वैसे, वेव्स क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती हैं? 9th का ए, अमारा ने बताया है, मसीरा ने बताया है कि वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। जी शर्जील आपने ठीक बताया, 9th का ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बाकी प्रॉपर्टीज से क्या है, इंडिपेंडेंट है? हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी थी जी, 10th का ए तो नहीं बनता जी, 10th का बी, जी शर्जील ने सही बता दिया, दैट इज बी, फ्रीक्वेंसी। मसीरा नोट, जी ठीक है, बी ही है इसका आंसर। ओके, फ्रीक्वेंसी हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जब रिफ्रैक्शन होती है तो स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है किस चीज़ पर डिपेंड करती है? शाबाश, हमने कल पढ़ा था इसके बारे में कि फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। जी, जो हमारा वाइब्रेटर होता है या जो हमने मोटर लगाई होती है उसके ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है, यानी सोर्स पे डिपेंड करती है, जहाँ से वेव्स आ रही हैं उस सोर्स पे डिपेंड करती हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द रिलेशन बिटवीन v एंड लेमडा इज, जी क्या रिलेशन है जी इन सब में से? करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है मुझे। यस, सोर्स ऑफ वेव्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 11 का ए। अगर आप गौर करें तो यही हमारी जो है वो वेव इक्वेशन है, दैट इज v इक्वल्स, जी मसीरा ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक जो थे वो हमने MCQs कर लिए अपने। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट विल हैपन टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक इफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर इज डिक्रीज? तो हमें पता है कि अगर हम टाइम पीरियड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर आप टाइम पीरियड डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है टाइम पीरियड चेंज करने से फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज, लेकिन स्पीड जो है वो अनचेंज्ड रहेगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। उसकी रीज़न ये है कि स्पीड इस वजह से अनचेंज रहेगी क्योंकि स्पीड जो है वो बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड कर रही है, मतलब डेप्थ पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हमने तो ये कहा है कि हमने सिर्फ टाइम पीरियड डिक्रीज़ किया है। ठीक है, तो टाइम पीरियड डिक्रीज करने से हमने मटेरियल की डेप्थ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, जैसे वाटर की डेप्थ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया। अगर डेप्थ चेंज नहीं होगी तो स्पीड चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड को चेंज करने से स्पीड पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इसका आंसर है। तो जब तक हम डेप्थ को चेंज नहीं करेंगे हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। अगर आपने और किया हो तो जो हम डीप से शैलो या शैलो से डीप में जाते हैं तब हमारी स्पीड चेंज होती है, क्योंकि डेप्थ चेंज हो रही होती है। शैलो में डेप्थ कम होती है और डीप में डेप्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, इसका PDF आपको मिल जाएगा, वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका PDF ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे हमने जो है वो अपलोड कर दी है विद आंसर्स विद सॉल्यूशंस, तो आपको वहाँ पे एज इट इज़ ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे वर्कशीट के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल हैपन टू वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड द वाटर वेव्स इन रिपल टैंक इफ वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर? जी, तो हमें पता है कि शैलो वाटर में जो है वो स्पीड डिक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी जब कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि टाइम पीरियड जो है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर हम बात करें जो हमारे पास दूसरा जो वेन्यू मतलब शैलो वाटर की बात होगी, डीप वाटर में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, और डेप्थ के साथ ये चेंज नहीं होती। डेप्थ के साथ एक ही चीज़ चेंज होती है, दैट इज़ स्पीड एंड वेवलेंथ। ठीक है,
न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन्स आर टेकिंग प्लेस एट सन, वी गेट हीट ऑन अर्थ बट डू नॉट हियर साउंड, वाई? इसका आंसर तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे। अभी एक लाइन में बता दें कि ऐसा क्यों होता है। जी कि हम ज़मीन पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं सन के ऊपर, वो उसकी आवाज़ हम ज़मीन पर क्यों नहीं सुन पाते, क्या रीज़न है? यस, शर्जील ने पहला आंसर कर दिया, बिकॉज ऑफ वैक्यूम इन स्पेस। तो सन और अर्थ के दरमियान जो है वो वैक्यूम है, वहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम साउंड वेव्स को सुन। यस, अमारा ने भी ठीक बताया है कि कोई मीडियम वहाँ पे मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम साउंड वेव्स को ज़मीन पर सुन नहीं पाते, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ओके, ठीक है, ये इसका आंसर है। जी मसीरा, बिल्कुल ठीक है कि साउंड वेव्स को कैरी करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम जो है वो कोई मीडियम नहीं होता, यानी एब्सेंस ऑफ मीडियम इज़ नोन एज वैक्यूम। वेरी गुड, आगे चलते हैं। Why do water waves reflect at the boundary of shallow water and deep water? Relate this behavior to reflection of light. Yes, कि वाटर वेव्स जो हैं वो क्यों बाउंड्री पर जाके रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और आपने इसको रिलेट करना है लाइट के बिहेवियर के साथ। जी, क्योंकि जब वाटर वेव्स जो हैं वो इंटर होती हैं दूसरे मीडियम में, उनकी स्पीड चेंज होती है। और स्पीड क्यों चेंज होती है? मीडियम के डेप्थ और शैलोनेस की वजह से, जिसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल फिनोमेना सिमिलर है लाइट के, कि जब लाइट जो है वो किसी मीडिया से दो डिफरेंट मीडिया में पास करती है, यानी रेयर और डेंसर मीडिया में पास करती है, तो वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है, साथ स्पीड भी चेंज करती है और वेवलेंथ भी चेंज करती है। और इसमें जो डायरेक्शन में जो चेंज आता है, दैट उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक आंसर है। ओके, क्लासिफाई डिफरेंट वेव टाइप्स बेस्ड ऑन वेदर दे रिक्वायर अ मीडियम और प्रोपगेशन, जस्टिफाई व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम। ये तो आपको बिल्कुल आता होगा कि हमें दो तरह की हमारे पास वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में से ट्रैवल कर सकती हैं, मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो पहला न्यूमेरिकल है। ओके, इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस, जी अगर हमारे पास वेव्स जो हैं, यानी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं दैट इज़ 10, आर प्रोड्यूस ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, और उसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की दैट इज़ 20 मीटर। व्हाट इज़ वेवलेंथ ऑफ द वेव्स? तो आपने वेवलेंथ जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अगर स्पीड ऑफ वेव जो है वो आपको दे दी जाए 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास L इक्वल्स एन लेमडा। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो n टाइम्स होती है उसके वेवलेंथ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है वो लेमडा निकाल सकते हैं, लेमडा इक्वल्स L/n। तो यहाँ वैल्यू पुट करें आप, L कितना है हमारे पास 20, ओके, एंड नंबर कितने हैं हमारे पास 10, तो 10 2s are 20, तो 2 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। ओके, नाउ अब हमने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है, V इक्वल्स एफ लेमडा, सो F इक्वल्स V ओवर लेमडा। तो V कितना है हमारे पास, V की वैल्यू है 12, और लेमडा की हमने अभी निकाली है 2, सो 2 6 12, 6 इसका आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक, मसीरा ने बताया कि लेमडा जो है वो हमारे पास 2 मीटर आएगा। इसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी है वो हम
वेव इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 6 हर्ट्ज। जी वेरी गुड, आपने सॉल्व कर लिया। ओके, सो नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया, हम अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात समझानी है, वो ये है कि हमारे पास एक रिपल टैंक है। रिपल टैंक की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रिपल टैंक जो है दैट इज 1.5 मीटर। वेव्स कवर्ड दिस लेंथ इन 2 seconds, so time equals 2 seconds if distance between two successive crust and trough। now ये बात समझने वाली है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, यानी दो क्रस्ट के दरमियान फासला, एंड ट्रफ इज 10 सेंटीमीटर, तो मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि आपके पास जो है वो ये दो क्रस्ट हैं आपके पास, ठीक है, और ये क्या है, दो ट्रफ। सो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो दरमियानी फासला है वो आपने बताना है। तो अगर मैं इनका दोनों का जो है वो दरमियानी फासला देखूं तो ये नहीं बनता आपके लिहाज से, ठीक है, और ये फासला जो है दैट इज लैम्डा बाय 2। क्या कहेंगे इस फासले को हम, लैम्डा बाय 2। ओके, सो नाउ मैं इसको रेस करता हूँ, इस जगह की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब है कि जो लैम्डा बाय 2 है, यानी कि लैम्डा बाय 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स। फिर आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ वेव्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और इसके साथ आपने फ्रीक्वेंसी जो है इसको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने टाइम पीरियड जो है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको कि ये लैम्डा बाय 2 है, ये वेवलेंथ नहीं है। जब दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड दो कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो दरमियानी फासला होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाय 2। ओके, तो हमें पता है कि हमें जो है वो नंबर ऑफ वेव्स भी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, और टाइम पीरियड भी निकालना है। तो हम पहले जो है वो स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास स्पीड नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो s बेसिकली लेंथ ही है, ठीक है, तो v बराबर होगा हमारे पास s ओवर t। तो s की वैल्यू क्या है हमारे पास, s चूँकि लेंथ ही है तो लेंथ जो है वो हमारे पास 1.5 है, और टाइम जो है वो कितना है, 2 सेकेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। जी, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको डिवाइड करें ज़रा, क्या आंसर आता है आपका, 1.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगर हम मसीरा ने बताया कि अगर हम स्पीड जो है 1.5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.75। ओके, तो हमारे पास स्पीड आ गई। अब हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। ओके, सो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर होगी v ओवर लैम्डा। ओके, तो v कितना आया था हमारे पास, 0.75, और यहाँ पे लैम्डा बाय 2 है, तो लैम्डा क्या होगा, ये 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अगर 2 को मैं इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ओके, एक मिनट, इससे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट बच्चों। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, एक मिनट, तो मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। जी, तो हम यहाँ पे 0.2 मीटर लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में था, फिर हमारा वो हर्ट्ज नहीं बनना था। अब इसको डिवाइड करें आप लोग, 0.75 को डिवाइड करना है 0.2 के साथ।
यस जी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 3.75 हर्ट्स। ओके, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है। तो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लें, फ्रीक्वेंसी का इसको ऐसे कर लें कि टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 1 को आप डिवाइड कर दें, 3.75 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। जी जी, ये IMSP F62 से भी आंसर है 3.75, वेरी गुड। हर्ट्स यूनिट नहीं भूलना आपने, अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स। ओके, मसीरा नूर ने बताया 0.266 टाइम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 0.266 सेकेंड्स। ओके, तो हमने जो था वो फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली है, हमने टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लिया। अब रह गया है हमारे पास n। तो हमें पता है कि f फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज़ नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, यानी टाइम पीरियड जो है। ओके, तो हमने n निकालना है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f इंटू टी। तो f कितना है हमारे पास, 3.75 इंटू टी कितना है हमारे पास, 0.266। तो अगर आप 3.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.266 के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी। जी, कैलकुलेट करें ज़रा इसको, 3.75 इंटू 0.266, जी 0.99। सो 0.99 नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास जो है वो पास हो रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपने कैलकुलेट ठीक किया है, आप इसे जो है वो जी 0.99 ही आंसर है। आई होप सो के बुक पे भी यही होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इसमें अगर मैं आपको एक बात ऐड कर दूं कि आपको फार्मूले जो हैं जो आने चाहिए वो कौन से होने चाहिए, मैं आपको बताता हूँ अभी, 1 मिनट। या आई होप सो कि आपने जो है वो कर लिया होगा। तो आपको जो फार्मूले आने चाहिए वो ये है कि V इक्वल्स एफ लैम्डा, एक ये फार्मूला आपको इस चैप्टर के लिए आना चाहिए। दूसरा, लेंथ इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ से आप, अगर आपको लेंथ दी जाए तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, अगर वेवलेंथ दी जाए तो लेंथ निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा जी, इसके अलावा आपको ये फार्मूला भी आना चाहिए, V इज़ इक्वल टू D/T। तो यही 5 फार्मूले हैं जो इस पूरे चैप्टर में बार बार यूटिलाइज होंगे अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।